जानी वर्साचे, वो डिजाइनर जिसने फैशन को पॉप कल्चर बनाया। रेजियो डी कलाब्रिया, जहां जानी वर्साचे बड़े हुए, एक छोटा सा सदर्न इटालियन पोर्ट सिटी है। ये कोई ऐसा शहर नहीं था जहां हाई सोसाइटी विमेन आराम से बैठकर वोग की ताज़ा इश्यू पढ़ती थीं। हालांकि इसका ग्रीको रोमन हेरिटेज समृद्ध था, लेकिन समय के साथ ये शहर बदहाल होता गया। 1950 और 60 में वर्साचे ने यहाँ पोस्ट वॉर पॉवर्टी को करीब से देखा, लेकिन उन्हें सुंदरता तब भी दिखती थी, टर्क्वाइज स्ट्रेट ऑफ मेसिना की चमकती लहरों में। यह वही शहर था जहां कालाब्रियन माफियोसी अपने सस्ते ग्लैमर के साथ फल फूल रहे थे और बच्चे प्राचीन खंडहरों में खेला करते थे। वर्साचे का घर एक प्राचीन ग्रीक टेम्पल के अवशेषों के पास था। अगर ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, तो ये जगह सही थी उस डिजाइनर के लिए जिसने फैशन एम्पायर की नींव इस सोच पर रखी कि हाई कल्चर और लो कल्चर के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। वर्साचे का अनोखा डिजाइन फिलॉसफी। वर्साचे ने अपने कूचर गाउन्स, जिनकी कीमत $20,000 से ऊपर होती थी, को डेनिम और प्लास्टिक जैसे एक्यूट्रेमेंट्स के साथ मिलाया। वो मिलान्स ला स्काला ओपेरा हाउस के लिए कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करते थे और मायामी वाइस के कास्ट को भी स्टाइल किया। उनकी संपत्तियां, चाहे वो मिलान हो, लेक कोमो, मायामी बीच या न्यूयॉर्क सिटी, हर जगह उनकी अनोखी ऑर्नेट एस्थेटिक्स झलकती थी। द कंपनी ऑफ द ग्रैंड एंड द फॉलन वर्साचे सिर्फ डिजाइनर नहीं थे, वो हाई प्रोफाइल सोशल सर्कल्स का हिस्सा भी थे। उनकी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स की लिस्ट में चोरोग्राफर मॉरिस बेजार्ट से लेकर प्रिंसेस डायना तक सब थे। वर्साचे और डायना हर हफ्ते बातचीत करते थे। उनकी दोस्ती मैडोना और लिसा मैरी प्रेस्ले से भी थी और वो माइक टायसन के साथ भी लंच करने को तैयार रहते थे। उनके डिनर पार्टीज में भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर झलकता था। एक बार उन्होंने हार्पर्स बाजार की एडिटर लिज टिलबेरिस को एक मिलनीज सॉकर गोली के पास बिठा दिया। फैशन को मास कल्चर में बदलने का श्रेय वर्साचे की सबसे बड़ी कल्चरल लेगेसी यही रही कि उन्होंने सेलिब्रिटी कल्चर और फैशन को आपस में मिला दिया। 1980 में वो पहले डिजाइनर थे जिन्होंने अपने रनवे शोज में मशहूर मैगजीन मॉडल्स को उतारा। उन्होंने समझदारी से ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और सिल्वेस्टर स्टालोन जैसे सितारों को अपने फैशन शोज की फ्रंट रो में बिठाकर एक नया ट्रेंड सेट किया। उनके फैशन स्पेक्टिकल्स में जॉर्ज माइकल जैसे रॉक स्टार्स का म्यूजिक गूंजता था और उनके कपड़े भी उतने ही लाउड होते थे। उनका मकसद सिर्फ डिज़ाइन दिखाना नहीं था, बल्कि पब्लिसिटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना था। वर्साचे की वजह से फैशन सिर्फ एलीट क्लास की चीज़ नहीं रही, बल्कि एक मास कल्चरल फिनोमिनन बन गई। आज MTV स्टाइल अवार्ड्स, सेलिब्रिटी अकाउंटेंट्स और मेकअप आर्टिस्ट्स की बेस्ट सेलिंग कॉफ़ी टेबल बुक्स आम बात है, लेकिन यह सब वर्साचे के बाद ही संभव हुआ। जैसा कि वोग्स यूरोपियन एडिटर एट लार्ज हेमिश बोल्स ने कहा था, वर्साचे मूव्ड फैशन इनटू द पब्लिक डोमेन इन द मोस्ट स्ट्राइडेंट वे। जियानी वर्साचे, फैशन की दुनिया का बेताज बादशाह। जियानी वर्साचे का सफर एक छोटे से ड्रेस सलून से शुरू हुआ, जहां उनकी मां फ्रांसिस्का शहर की अमीर महिलाओं के लिए कपड़े सिलती थीं। उनके पिता एंटोनियो अप्लायंसेस बेचकर परिवार चलाते थे, लेकिन जानी का मन कपड़ों और डिजाइनिंग में ज्यादा लगता था। वो अपनी मां की वर्करूम में गिरे हुए कपड़ों के टुकड़ों से पपेट्स बनाया करते थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली ड्रेस डिजाइन की। एक 1 शोल्डर वेलवेट गाउन। उन्होंने कभी फैशन स्कूल नहीं ज्वाइन किया, बल्कि 25 साल की उम्र तक अपनी मां के साथ काम करने के बाद 1962 में मिलान चले गए। वहां उन्होंने कई मशहूर इटालियन फैशन लेबल्स के लिए डिजाइनिंग शुरू की और 1978 में अपनी पहली मेंस और विमेंस कलेक्शन लॉन्च की, द राइज ऑफ वर्साचे एम्पायर। 1990 के दशक तक वर्साचे सिर्फ रेडी टू वियर फैशन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कूट्योर, लेदर गुड्स, फ्रैग्रेंस और होम फर्निशिंग्स की दुनिया में भी कदम रखा। उनकी सफलता इतनी तेज थी कि उन पर माफिया कनेक्शन के आरोप भी लगे। 1994 में लंदन का इंडिपेंडेंट ऑन संडे ने यह दावा किया कि वर्साचे का बिजनेस मोब फंडेड है, लेकिन वर्साचे ने इस अफवाह के खिलाफ केस जीतकर $1,50,000 का लाइबल सेटलमेंट और सार्वजनिक माफी हासिल की। बोल्ड और सेंसुअल फैशन की पहचान।
वर्साचे की सफलता का एक बड़ा कारण उनका यह विश्वास था कि वो सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहे बल्कि एक फैंटेसी लाइफ ऑफ ऑप्युलेंट सेंसुअलिटी बेच रहे थे। उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स और वर्साचे पिक्चर बुक्स अक्सर क्लासिकल मिथोलॉजी से प्रेरित होते थे। उनकी मॉडल्स किसी ग्रीक गॉडेस या वॉरियर प्रिंसेस जैसी दिखती थीं और पुरुष मॉडल्स स्कल्प्टेड गॉड्स की तरह पेश किए जाते थे। जब जॉर्जो अरमानी अपने मिनिमलिस्ट न्यूट्रल लुक्सर से दुनिया को सेड्यूस कर रहे थे, तब वर्साचे ने ग्लैरिंग कलर्स, हॉलुसिनोजेनिक प्रिंट्स और प्लंजिंग नेकलाइंस को अपनाया। 1992 के फॉल कलेक्शन में उन्होंने लेदर बॉन्डेज ड्रेसेस पेश किए जिसने पूरे फैशन वर्ल्ड में हलचल मचा दी। वर्साचे को कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके डिजाइन्स को अश्लील कहा जाए। जैसे मार्क जेकब्स ने कहा था, देयर वर नो अपॉलजीज फॉर वर्साचेज फैशन, टू गोल्ड, टू सेक्सी, टू ओवर्ट, टू वाज नेवर अ प्रॉब्लम। वर्साचे के कपड़ों का सबसे बड़ा हाईलाइट था कि वे शरीर पर इस तरह फिट होते थे जैसे उन्हें वहां पोर्ड किया गया हो। जैसा कि रिचर्ड मार्टिन, डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने कहा, Fashion is so often about propriety and decorum, but Versace put sexuality first. He was transfiguring the prostitute as Toulouse-Lautrec did in the late 1880s. Gianni Versace फैशन इंडस्ट्री में एक ऐसी पहचान बनाई जो बोल्ड, ग्लैमरस और अनअपोलोजेटिकली सेंशुअल थी। उनका प्रभाव आज भी फैशन वर्ल्ड में महसूस किया जाता है और उनकी लेगेसी कभी खत्म नहीं होगी। जानी वर्साचे, ग्लैमर, मायामी बीच और एक आइकॉनिक लेगेसी। जानी वर्साचे की फैशन इंस्पिरेशन का एक बड़ा हिस्सा उनकी छोटी बहन डोनाटेला से आया, जिनकी बोल्ड स्टाइल, लेगिंग्स, मिनी स्कर्ट्स और अस्टिलेटोस ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। बचपन से ही दोनों बहुत करीबी थे और बड़े होने के बाद भी कभी कभी दिन में दर्जनों बार फ़ोन पर बात करते थे। वर्साचे को डोनाटेला के वेगस मीट्स बियारिट्ज फैशन सेंस पर इतना भरोसा था कि 1990 की शुरुआत में उन्होंने अपनी वर्सस लाइन का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल डोनाटेला को दे दिया। 1991 में डोनाटेला ने अपने पसंदीदा सन बाथिंग स्पॉट मायामी बीच आने का सुझाव दिया। वर्साचे, जो अपने लॉन्ग टाइम कंपेनियन एंटोनियो डमिको के साथ क्यूबा जाने की योजना बना रहे थे, अपनी बहन से मिलने के लिए होटल फॉन्टेनब्लो में रुके, जहां डोनाटेला अपने पति पॉल बेक और बच्चों अलेग्रा और डेनियल के साथ छुट्टियां मना रही थीं। वर्साचे ने वहां एक ड्राइवर हायर किया ताकि वो शहर को और अच्छे से देख सकें। जब वो साउथ बीच के कम लोकप्रिय हिस्से में पहुंचे तो एक बार में बैठकर वहां के लोगों को देखने लगे। बाद में उन्होंने टाइम मैगजीन को बताया, मैंने अपने दोस्त से कहा, क्यों हमें क्यूबा जाना पड़ता है? इट्स फन हियर। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। कासा कस्वारीना। साउथ बीच में वर्साचे की पहचान मायामी बीच से प्रभावित होकर वर्साचे ने ओशन ड्राइव पर $6 करोड़ 76 लाख में 2 बिल्डिंग्स खरीदी और उन पर $32 मिलियन का रिनोवेशन करवाकर उसे अपनी भव्य कासा कस्वारीना रेजिडेंस बना लिया। यहीं पर उनकी ज़िंदगी का दुखद अंत भी हुआ। उनकी मौजूदगी ने साउथ बीच को ग्लैमर का नया एपिसेंटर बना दिया। कुछ ही समय में ओशन ड्राइव पर चलते हुए फैशन शूट्स आम नज़ारा बन गए। चिक रेस्टोरेंट्स, मॉडलिंग एजेंसीज और एस्पायरिंग मॉडल्स की भीड़ बढ़ने लगी। वर्साचे कभी कभी सीधे सड़क से किसी एस्पायरिंग मॉडल को चुनते और उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते। त्रिडा वर्साचे, द अल्टीमेट होस्ट। वर्साचे ने उस दुनिया को पूरी तरह जिया जिसे उन्होंने खुद बनाया था। वोग्स हेमिश बोल्स ने कहा था, ही वॉन्टेड टू बी वेयर द बज वॉज, ही लव्ड द एक्साइटमेंट। मायामी बीच उनके लिए इटली की स्ट्रक्चर्ड लाइफ से अलग एक फ्रॉथी पिंक ड्रिंक एस्केप थी। 1993 में उन्होंने कहा था, फॉर रीडिंग प्रूस्ट आई हैव माई हाउस ऑन लेक कोमो। हियर इन मायामी बीच आई डोंट वॉन्ट अनदर मॉनेस्ट्री टू लिव इन, आई वॉन्ट अ प्लेस टू रीड ट्रूमन कैपोटी। चाहे मिलान हो, लेक कोमो या साउथ बीच, वर्साचे हमेशा सोशल एनर्जी से घिरे रहते थे। उनके मीडिया रूम में हमेशा कोई ना कोई पॉप स्टार्स म्यूजिक वीडियो चलता रहता था। उनके पलेशल होम्स खाली नहीं रहते थे। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और उनकी पत्नी ने लेक कोमो विला में हनीमून मनाया। उन्होंने मायामी में दोस्तों के लिए इम्प्रॉम्प्टू डिनर पार्टीज रखी और साउथ बीच में कई चैरिटी इवेंट्स भी होस्ट किए। जानी वर्साचे सिर्फ एक फैशन डिज़ाइनर नहीं थे, वो एक कल्चरल फोर्स थे जिन्होंने फैशन, सेलिब्रिटी कल्चर और हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उनकी लेजेसी
आज भी मायामी बीच से लेकर मिलान के रनवे तक जिंदा है। जानी वर्साचे ग्लैमर और होम बॉडी का अनोखा मेल। मिड लाइफ तक आते आते वर्साचे एक टेम्पर्ड बॉन विवॉन बन चुके थे, ग्लैमरस लाइफस्टाइल को एंजॉय करने वाले, लेकिन साथ ही एक हाई ग्लिट्स होम बॉडी भी। हालांकि वो बड़े बड़े न्यू ईयर्स ईव सॉरीज होस्ट करते थे, जहां कैल्विन क्लीन से लेकर रोसी ओडोनल तक मेहमान होते थे, लेकिन उनका असली स्वभाव ज़्यादा शांत था। बड़ी पार्टियों के बाद वो कभी कभी वॉर्सॉ बॉल रूम, एक गे क्लब जाते थे, जहां अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मेल डांसर्स का परफॉर्मेंस देखते, लेकिन वो कभी भी ड्रग अब्यूज़ या हैवी ड्रिंकिंग में नहीं पड़े। उनकी दोस्त फ्रेंच फैशन राइटर जेनी समेट ने एक बार कहा, मैं एक बार कहा था कि हम बाहर जाएं, और उसने टिप्पणी की, आप चाहें तो रेस्तरां जा सकते हैं, लेकिन घर पर ही चीज़ें हमेशा बेहतर होती हैं। वर्साचे के लिए उनका घर सिर्फ एक रेजिडेंस नहीं था, बल्कि एक सैंक्चुअरी था, जहां वो अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकते थे, ग्लैमर और शांति के बीच एक अनोखा बैलेंस बनाकर। जानी वर्साचे, अ थॉटफुल आइकॉन विद अ पैशन फॉर आर्ट एंड लाइफ। हालांकि वर्साचे को अपने लव्ड वंस के साथ डाइनिंग अ कासा पसंद था, लेकिन उनकी पार्टियां देर रात तक नहीं चलती थीं। उनके 12 साल पुराने दोस्त इटालियन पब्लिशिंग मगोल लियोनार्डो मोंडाडोरी बताते हैं, जियानी एक ऐसा शख्स नहीं था जो 2:30 तक बात करता था। At 11 o'clock it was over and everyone went home. जब वो साउथ बीच से दूर होते और उनकी बहन डोनाटेला, जो ज़्यादा सोशल थीं, लविश गैदरिंग्स होस्ट करती, तो वर्साचे कभी कभी स्टाफ को कॉल करके चेक करते कि कहीं मेहमान ज़्यादा तो नहीं हो गए। कई बार उनका बटलर सबको चुप रहने का इशारा करता। An unbelievably thoughtful person. वोग्स हेमिश बोल्स के अनुसार वर्साचे एक थॉटफुल इंसान थे। वो हमेशा अपने दोस्तों के परिवार के बारे में पूछते, जैसे हाउज योर मदर एन। उनका काइंडनेस सिर्फ पर्सनल नहीं था, बल्कि वो यंग डिज़ाइनर्स को भी सपोर्ट करते थे। जब मार्क जेकब्स ने पेरी एलिस छोड़कर अपनी खुद की फैशन लाइन लॉन्च की, तो वर्साचे और डोनाटेला ने उसके पहले शो में जाकर सपोर्ट दिखाया। टेक्सन डिज़ाइनर टॉड ओल्डहैम को भी वर्साचे ने प्रमोट किया। उन्होंने यूरोपियन फैशन एडिटर्स को कॉल करके ओल्डहैम के काम को देखने के लिए कहा। ओल्डहैम ने कहा, इन आवर इंडस्ट्री दिस इज हाईली अनहर्ड ऑफ। ही सॉ माई वर्क एंड टोल्ड पीपल आई वॉज रियली फ्लैबरगास्टेड बिकॉज ही वॉज सच अ डिज़ाइन हीरो ऑफ माइंड। हिज लव फॉर आर्ट एंड कल्चर। वर्साचे को आर्ट से गहरा लगाव था। उन्होंने पिकासोज, लिस्टनस्टाइन्स और श्नाबल्स का एक माइंड बॉगलिंग कलेक्शन तैयार किया था। उनका चौथा घर मैनहट्टन्स अपर ईस्ट साइड टाउन हाउस एक तरह का म्यूजियम बनने वाला था, जहां उनकी ये शानदार कलाकृतियां रखी जाती। इंटरव्यू मैगजीन की एडिटर इंग्रिड सिशी ने बताया कि फ्लोरेंस में एक हेक्टिक फैशन वीकेंड के बीच वर्साचे ने अपने सारे काम छोड़कर उन्हें रवेना ले जाने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन्हें वहां के बिज़ेंटीन चर्चेस दिखा सकें। ए लाइफ कट शॉर्ट टू सून। हाल के वर्षों में वर्साचे ने खुद को वर्कaholicism से कुछ ब्रेक देने का फैसला किया था। इस साल के अंत में वो एक वुडी एलन मूवी में खुद का किरदार निभाने वाले थे। वर्साचे हाल ही में एक रेयर ईयर कैंसर से उबरे थे, जिसने उनकी ज़िंदगी की सोच को बदल दिया। उन्होंने एक दोस्त से कहा था, When you are cured of something like that, you feel you have been pardoned, granted clemency. It changes your view of life. लेकिन अफसोस, ये नई जिंदगी जीने के लिए उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिला। उनके असमय निधन ने फैशन और कला की दुनिया में एक अपूरणीय क्षति छोड़ दी।